मॉर्निंग एवरीवन। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर जो है उसे डिस्कस कर रहे हैं। और कल हमने पंचवर्षीय योजना जो है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान जो है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो इससे आगे करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। आज हम देखेंगे विकास के मॉडल कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास विकास के कितने मॉडल थे। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत 1947 में आज़ाद होता है। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में वो आज़ाद होता है। और आज़ादी के बाद की बात करें, विश्व में क्या चल रहा था? शीत युद्ध चल रहा था। अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में क्या चल रहा था? और शीत युद्ध में हम सभी को, जैसा कि पूर्व ज्ञात है, पहले से पता है कि विश्व जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक हिस्सा कहला रहा था यूएसए और दूसरा कहला रहा था यूएसएसआर। और ये दोनों जो लड़ाई लड़ रहे थे वो विचारधारात्मक लड़ाई थी, वो विचारों की लड़ाई थी। तो यहाँ पर इन दोनों के पास अलग अलग शासन व्यवस्था थी। तो भारत के पास एक ऑप्शन था कि वो यूएसए की पूंजीवादी विचारधारा को अपनी शासन के लिए लागू करे या फिर यूएसएसआर की समाजवादी विचारधारा को। तो भारत ने इनमें से किसी को भी नहीं चुना और मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकॉनमी जो है उसका चयन किया। भारत ने किसका चयन किया? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही गुण शामिल थे। ये हमने कल भी चर्चा करी थी, कल थोड़ी छोटी करी थी। आज इसी को डिटेल में पढ़ेंगे और विकास के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनको देखेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में था क्या? तो पूंजीवादी प्लस समाजवादी, ये दोनों ही गुण जो थे वो किस में थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था में थे, जिसमें कि सबका ध्यान रखा गया। सबका ध्यान रखा गया मतलब जो पूंजीपति वर्ग था उसका भी ध्यान रखा गया, और समाज में जितने भी वर्ग थे, चाहे वो अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, अगाड़ा है, पिछाड़ा है, सबका ध्यान जो है वो इस व्यवस्था में रखा गया। इज़ दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? देखिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो विकास का ही एक मॉडल है जो कि सफल नहीं हो पाया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं? विकास का एक मॉडल जो है वो क्या है? बॉम्बे प्लान। ये जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, ये जो है ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था, इसे लागू नहीं किया जा सका था। लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो ये कब की घटना है? 1944, 1944 में। 1944 में क्या होता है? उद्योगपतियों का एक समूह, उद्योगपति किसे कहते हैं? जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनका एक समूह जो है वो नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव रखता है। सबसे पहले क्या है? 1944 में क्या होता है? उद्योगपतियों का एक समूह है। अब ये समूह क्या कह रहा है? इन्होंने एक प्रस्ताव रखा। क्या रखा? इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव में क्या बात कही गई? नियोजित विकास की। इन्होंने अपना एक मॉडल दिया, उसको क्या बोला? इस प्रस्ताव में किसकी बात की गई? नियोजित विकास की जो है वो बात कही गई। अब जरूरी नहीं है कि जो कह रहे हैं वो सभी पूरा हो जाए। तो इस नियोजित विकास की अगर हम बात करें, पूरा किसके ऊपर था? इकोनॉमिकल था और अर्थव्यवस्था के ऊपर था। अब देखिए इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो सरकार है, कौन है? जो सरकार है वो क्या करे? उद्योगों के लिए बड़े कदम उठाएं। क्या उठाए? बड़े कदम उठाएं। लेकिन किसी कारणवश ये जो बॉम्बे प्लान है ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, इसे मान्यता नहीं मिली। लेकिन हमारे सिलेबस में क्योंकि ये इंक्लूड है तो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर बेटा? सभी को क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अगर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का कि बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं, आप लिख पाएंगे?
बॉम्बे प्लान क्या था, एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह ने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव किसके ऊपर था? नियोजित विकास के ऊपर था। नियोजित विकास में किसकी चर्चा की गई? अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई। और इस अर्थव्यवस्था के द्वारा सरकार से ये मांग की गई, ये डिमांड की गई कि वो उद्योग के लिए जो बड़े कदम हैं, जो हैवी इंडस्ट्री है, उसको लगाने में अपना योगदान दे। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? चले आगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलिए शाबाश। अब देखिए ऐसा ही एक मॉडल जो है वो और आता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं केरल मॉडल। ऐसा ही एक और मॉडल है जिसे क्या कहा गया? केरल मॉडल। तो देखिए वैसे तो नाम से स्पष्ट है, केरल मॉडल है तो इसका संबंध किससे होगा? केरला से होगा। तो केरल मॉडल जो है ये बिल्कुल एक अलग तरीके का मॉडल था। इन्होंने सबसे ज़्यादा तवज्जो या महत्वपूर्ण माना शिक्षा को। और आप देखेंगे आज केरल का जो शिक्षा ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर और सिस्टर्स जो है वो आपको केरल से मिलेंगे। तो इन्होंने एक नया मॉडल जो है वो भारत के सामने रखा, जिसे केरल मॉडल कहा गया। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, इस मॉडल की खासियत क्या थी? सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, भूमि सुधार। भूमि सुधार का मतलब क्या है? लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है यहाँ पर, कि भूमि जो है वो कुछ लोगों के पास नियंत्रित है, उनसे लेकर सभी लोगों में समान रूप से वितरित की जाए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कारगर खाद्यान्न वितरण। खाद्यान्न वितरण से मतलब क्या है? कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? सभी को समान रूप से प्राप्त हों। यानी कि जो फूड है, जो खाद्यान्न है, उसका वितरण इस तरीके से किया जाए ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। और लास्ट हम इसमें देख सकते हैं कि इन्होंने गरीबी उन्मूलन की बात की। उन्मूलन का मतलब क्या है? यहाँ पर गरीबी को समाप्त करना। तो इन्होंने एक ऐसे मॉडल की बात की जिसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्यान्न वितरण और गरीबी उन्मूलन जैसे तत्वों पर अधिक जोर दिया गया। अब योजना आयोग के बारे में हम कल ही पढ़ चुके थे कि 1950 में योजना आयोग का निर्माण किया। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसका काम क्या था? भारत के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे विचारधाराओं की। किसकी चर्चा करेंगे? विचारधाराओं की चर्चा करेंगे कि किस विचारधारा में भारत जो है वो कश्मकश में रहा कि हमें किस मॉडल को अपनाया जाना चाहिए और किसको नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो बुक है उसके अंदर 4 प्रकार की जो विचारधाराएं हैं उनका जिक्र किया गया है। यानी स्वतंत्रता के समय विकास का प्रमुख विवाद, हेडर डालेंगे। अब देखिए भारत जो है वो आज़ाद हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। अब विकास के लिए किस मॉडल का चुनाव किया जाए, किसका चयन किया जाए, अब हमें इसके बारे में सोचना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 तरीके के विवाद आते हैं। ठीक है, यहाँ पर विवाद क्या है? 2 प्रकार के हैं। सबसे पहला क्या है? कृषि बनाम उद्योग। सबसे पहला क्या है? कृषि बनाम। बनाम का मतलब क्या होता है? आप रेसलिंग देखते हैं ना, उसमें आता है वर्सेस, कि इन दोनों के बीच में फाइट है कि हम कृषि पर ध्यान दें या उद्योगों पर ध्यान दें। देखिए जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हमारे सामने परेशानियां तो कई आती हैं, लेकिन हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। दूसरा हम देख सकते हैं निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरा क्या देख सकते हैं? निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली कश्मकश क्या थी भारत के सामने विकास के लिए, कि हम कहाँ पर ध्यान दें, कि क्या हम कृषि पर ध्यान दें या फिर हम उद्योगों पर ध्यान दें। दूसरा क्या है? निजी क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर, कि हमें प्राइवेट सेक्टर्स को डेवलप करना चाहिए या पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी क्षेत्र को विकसित करना चाहिए या फिर निजी क्षेत्र को विकसित करना चाहिए। तो जब हम नीति आयोग को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम PPP पढ़ेंगे, PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप।
तो आज जो वर्तमान समय में हमने जिस मॉडल को अपना रखा है वो क्या है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल है। क्लियर है बेटा? चलिए इसमें फटाफट लिखेंगे, भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था को लिखते चलेंगे। भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कृषि और उद्योग के बीच ज़्यादा संसाधन किसमें लगाने चाहिए। अब यहाँ पे सवाल क्या था कि हम कृषि पर ज़्यादा ध्यान दें या उद्योगों पर, क्योंकि भारत जो है वो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से क्या था उस समय बड़ा पिछड़ा हुआ था। तो ये दुविधा थी कि भाई हम कृषि पर ज़्यादा ध्यान दें या उद्योगों पर ध्यान दें। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ पर जैसे बच्चे ने कहा कि समझ नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। तो यहाँ पर मुख्य विवाद क्या था कि भाई हम कृषि पर ध्यान दें या उद्योगों पर, क्योंकि उस समय की बात की जाए तो भारत जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक था, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तो यहाँ पर हमें ये निर्णय लेना था कि हम किस पर ज़्यादा ध्यान दें। क्लियर है बेटा? और आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, FFP लिख रहा हूँ, समझ गए? फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उस पर किस पर ध्यान दिया गया, कृषि पर। और मैं अब अगर बोलूँ सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था उसमें किस पर ध्यान दिया गया, उद्योगों पर ध्यान। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या आएगा, स्वतंत्रता के समय विकास के प्रमुख विवादों का नाम बताएं। तो प्रमुख विवाद क्या था, कृषि बनाम उद्योग और निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। क्लियर है बेटा? तो भारत के विकास के लिए उपलब्ध पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल की जगह भारत ने दोनों के मिले जुले रूप यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो भारत ने ना तो पूरे तरीके से निजी को रखा ना सार्वजनिक को रखा, इन दोनों को मिलाया और फिर क्या कर दिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है ये? चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। यहाँ पर ही हम एक और विचार जो है उसको कर लेते हैं डिस्कस, जो कई बार आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में आता है। आप पिछले 5-6 साल के पेपर उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ये छोटा सा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और वो है वामपंथी और दक्षिणपंथी। ये दोनों क्या है, विचारधाराएं हैं। ये दोनों क्या हैं, विचारधारा है। छोटा क्वेश्चन है तो ब्लैक बोर्ड खराब नहीं करते हैं। पहला क्या है, वामपंथी, वामपंथी, और दूसरा क्या है, दक्षिणपंथी। ध्यान रखिएगा, आपका जो एग्ज़ाम वगैरह मैं लेता हूँ, यूटी लेता हूँ या क्लास टेस्ट लेता हूँ, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे वामपंथी और दक्षिणपंथी में क्या अंतर है। लिख लिया बेटा? तो देखो, इन जनरल इन सिंपल बात करूँ तो किसी भी समाज में, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि किसी भी समाज में केवल 2 ही वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग जिसे हम कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी कहते हैं, और एक गरीब वर्ग जिसे हम श्रमिक या लेबरर क्लास कहते हैं। तो ये दोनों विचारधाराएं उसी के ऊपर बात करती हैं। तो जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि जितने भी गरीब हैं या संसाधनों तक उनकी पहुंच नहीं है, उस प्रकार के लोगों को हमें भला करना चाहिए और सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो किनको लाभ पहुंचाती हो, गरीब और कमज़ोर वर्ग को लाभ पहुंचाती हो। दक्षिणपंथी का मानना है कि हमें पूंजीवाद की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, यानी कि हमें उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा कंपटीशन होगा तो उससे क्या होगा, लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दक्षिणपंथी है मूल रूप से किसकी बात कर रहा है, कैपिटलिस्ट की बात कर रहा है, पूंजीपति की बात कर रहा है। ठीक है? और ये जो वामपंथी है किसकी कर रहा है, समाजवादी विचारधारा की। क्लियर है बेटा? देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि वामपंथी से आप क्या समझते हैं और दक्षिणपंथी से क्या समझते हैं। मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। वामपंथी में लिखेंगे वह विचारधारा जिसके अंतर्गत समाज में गरीब व पिछड़े सामाजिक समूहों का समर्थन किया जाता है एवं इन वर्गों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन किया जाता है। दक्षिणपंथी में लिखेंगे यह विचारधारा मानती है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर ज़रूरत नहीं है तो इकोनॉमिक में ज़्यादा इंटरफेरेंस स्टेट को नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जहाँ पर हम क्रांतियों की बात करेंगे और जिसमें मूल रूप से हम
श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की चर्चा करेंगे। अब हम किसको डिस्कस करेंगे? क्रांति। आपके सिलेबस की बात करूं तो आपके सिलेबस में दो तरीके की क्रांतियों की बात की गई है। एक है हरित क्रांति और दूसरा है श्वेत क्रांति। तो देखिए, तो यहाँ पर वैसे नाम से ही क्लियर है, जब हम हरित कह रहे हैं तो इसका संबंध किससे है? हरा। और हरा क्या रहता है? कृषि। क्लियर है बेटा? हरा क्या है? कृषि है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट में जो चर्चा करेंगे वो बेसिकली कृषि की करेंगे। श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, और सफ़ेद क्या होता है? दूध। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी चर्चा करेंगे? दूध से संबंधित क्रांति की चर्चा करेंगे। एक ऐसी क्रांतियाँ जिन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी चर्चा करेंगे। क्लियर है बेटा? अब देखिए, हरित क्रांति की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी है, हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हमें ये बात समझनी है। तो ये जो घटना है, ये जो समय क्रम है, ये है 1965 से 1967 का। कब से कब तक का समय क्रम है? 1965 से 1967 तक का समय है, जो टाइम ड्यूरेशन है। और यहाँ पर भारत में क्या आया? खाद्यान्न संकट। तो 1965 में क्या आया? खाद्यान्न संकट। क्या आया? खाद्यान्न संकट। अब हमें ये समझना है कि खाद्यान्न संकट क्या होता है, क्यों होता है, और ये भारत में क्यों आया। क्या ये वास्को डी गामा की तरह घूमने आया था या कोई वजह थी? तो 1965 के दशक की बात करें तो इस पूरे दशक में भारत में क्या क्या हो रहा था, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। सूखा हो रहा था। क्या हो रहा था? सूखा था, अकाल पड़ रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से पैदावार क्या हो रही थी? पैदावार कम, या हम कह सकते हैं समाप्त हो गई थी। अब जब किसान उगा नहीं पा रहा है तो देश की जनता खाएगी कहाँ से? तो इसी की वजह से एक संकट उत्पन्न होता है, जिसे हमने क्या नाम दिया? खाद्यान्न संकट। कब से कब तक चला? 1965 से 1967 के बीच का जो समय है, भारत के लिए बड़ा ही विपत्ति वाला, बड़ा ही कठिन समय था। और यहाँ पर भी आप कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ देखेंगे कि समस्या जो थी वो और भी ज़्यादा बड़ी थी, और भी ज़्यादा विकराल थी। उनमें से एक राज्य था बिहार। एक राज्य क्या था? बिहार। यहाँ का न्यूट्रिशन रेट इतना कम हो गया था कि कुपोषण से भी नीचे तक जो लोग हैं वो पहुँच चुके थे। क्लियर है बेटे यहाँ से? अब यहाँ पर ये सोचा गया कि अब इस विपत्ति से कैसे निपटा जाए, इस समस्या से कैसे निपटा जाए। अब बहुत सारे मॉडल हमारे सामने थे, तो इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। होता क्या है, अगर मैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करूं तो यहाँ पर एक माँ के 4 बच्चे हैं और एक ही रोटी है, तो माँ क्या करेगी? चारों में बराबर बांट देगी। ये उसका मातृत्व है। परंतु लॉजिकली देखा जाए तो वो चारों के चारों भूखे रह गए, क्योंकि पेट किसी का भी नहीं भरा। दूसरी तरफ अगर मैं चाइनीज़ फिलॉसफी की बात करूं तो वहाँ पर मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि चाइना में क्या होता है, अगर ऐसी स्थिति है तो माँ किसी एक बच्चे को वो पूरी रोटी खिला देगी कि बेटा अब तेरा पेट भर गया है और अब तेरा ये नैतिक जिम्मेदारी है, तेरा ये दायित्व है कि तू हमारे लिए मील का, फूड का इंतज़ाम करेगा। तो इसी तरीके की पॉलिसी को भारत में अपनाया गया कि भारत में कुछ राज्य ऐसे थे जो कृषि के लिहाज से ज़्यादा उन्नत थे, यानी वहाँ पर पानी की सुविधाएं अच्छी थी, ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, श्रम वहाँ पर अधिक था। तो ऐसे राज्यों को विकसित करने का प्रयास किया गया कि हम पूरे भारत में पैसा लगाने के बजाय इन
राज्यों पर पैसा लगाएं, कृषि का उद्योग बढ़ाएं, जिससे कि कृषि की पैदावार बढ़े, और फिर यहाँ से हम दूसरे राज्यों में जहाँ पर पैदावार कम है वहाँ पर उसे भेज देंगे। क्लियर है बेटा? हरित क्रांति क्या है? इसमें क्या किया गया, खाद्यान्न संकट के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में वृद्धि व आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हरित क्रांति द्वारा उत्पादन तकनीकों में सुधार किया गया। तो ये कैसा सुधार था? जिसमें कि हम उत्पादन तकनीकों को विकसित कर रहे थे जिससे कि हमारी पैदावार बढ़ सके। क्लियर है बेटा? ये इसमें कोई डाउट? चलिए अब इसके बाद देखते हैं हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम। देखिए यहाँ पर हम किसकी चर्चा करेंगे? अब परिणामों की चर्चा करेंगे, और परिणामों में हम दोनों तरीके के जो परिणाम हैं यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की चर्चा करेंगे, क्योंकि इन दोनों पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछेंगे हरित क्रांति क्या है, इसके कोई दो सकारात्मक परिणाम बताएं, या क्वेश्चन आ सकता है हरित क्रांति क्या है, इसके कोई दो नकारात्मक परिणाम बताएं। तो यहाँ पर हम सकारात्मक परिणाम के रूप में क्या कह सकते हैं कि अगर खेती के लिहाज से देखा जाए, किसके लिहाज से? खेती के लिहाज से देखा जाए तो पैदावार बढ़ी। खेती के लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें जो तकनीक यूज़ की गई, इसमें जो मास्टरमाइंड यूज़ किया गया, उससे क्या है, खेती की जो पैदावार जो है वो बढ़ी थी, और मुख्य रूप से गेहूं की। क्लियर है बेटा? दूसरे सकारात्मक परिणाम में हम देख सकते हैं कि कुछ राज्य जो हैं वो कृषि के लिहाज से उन्नत हुए। कौन कौन से राज्य थे? सबसे पहले हरियाणा, उसके बाद हम देख सकते हैं पंजाब, और उसके बाद देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्या देख सकते हैं? उत्तर प्रदेश। तो ये वो राज्य थे जो खेती के लिहाज से क्या हो गए? उन्नत हो गए, और इनमें जो पैदावार है वो अधिक बढ़ी, जिसकी वजह से और राज्यों को भी लाभ हुआ। ठीक है? ये जो उत्तर प्रदेश है बेटा, ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं था, हम इसको क्या कह सकते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है उसमें सकारात्मक प्रभाव जो है कृषि को लेकर देखे जा सकते हैं। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? चलिए अब नकारात्मक परिणामों की बात करें तो धनी किसान और भूस्वामियों को ज़्यादा फायदा हुआ। सकारात्मक में हमने क्या देखा कि पैदावार बढ़ी, लेकिन अगर इसके लाभ की बात करें तो लाभ किसको हुआ? ये क्या है? नकारात्मक वाले पॉइंट है। इसमें जो लाभ हुआ वो किसको हुआ? भूस्वामियों को। भूस्वामी किसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है? जिनके पास बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े हैं। और दूसरा, जो एलीट क्लास के फार्मर थे, यानी कि जो धनी किसान थे, केवल उनको अधिक लाभ हुआ, जबकि लाभ होना किसको चाहिए था? सभी को। बात समझ में आई कि पैदावार तो बढ़ी, लेकिन यहाँ पर काला बाजारी को भी देखा जा सकता है। अब इसकी वजह से, यानी कि हरित क्रांति की वजह से, जो अमीर किसान थे यानी कि जो धनी किसान थे और जो गरीब किसान थे, धनी किसान और गरीब किसान जो थे, उनके बीच जो खाई है वो बढ़ गई। खाई जो है वो बढ़ गई, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर था, पहले कम था, वो अब क्या हो गया? और भी ज़्यादा हो गया, और भी अधिक हो गया। यह सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि जो अमीर किसान था वो और ज़्यादा अमीर हो रहा था, और जो गरीब किसान था वो और ज़्यादा गरीब हो रहा था। क्लियर है बेटा हरित क्रांति? कोई डाउट है इसमें? अब देखिए हरित क्रांति पे जो क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ही आएगा, हरित क्रांति क्या है? अगर मान लीजिए शॉर्ट आंसर्स की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, हरित क्रांति क्या है? तो कृषि फार्मिंग, या हम कह सकते हैं कृषि को बढ़ाने के लिए, उन्नत करने के लिए एक प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया गया, उसे हम हरित क्रांति के नाम से कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति कब हुई, तो भारत में 1965 और 67 के बीच में जो खाद्यान्न संकट हुआ, उसके बीच में ये फार्मूला जो है वो आजमाया गया। इसके सकारात्मक पॉइंट में आप लिख सकते हैं, नकारात्मक भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। चलिए बेटा यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे 1970 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये ध्यान रखेंगे क्या है, ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया,
जिसके अंतर्गत सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन व वितरण में राष्ट्रव्यापी तंत्र में जोड़ा गया। अब पहले क्या होता था, एक दूधिया होता था, वो अपनी गाय का दूध निकालता था और घर घर जाकर बेचता था। पी लो बेटा, पी लो। तो वो क्या करता था, घर घर जाकर बेचता था। अब कई बार क्या होता था कि भाई गाय दूध नहीं दे पाई या कोई और कारण हो गया तो उसको नुकसान हो जाता था। और दूसरी बात क्या कि उनको जायज़ पैसा भी नहीं मिलता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सहकारी दूध तंत्र बनाया जिसमें कि ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो अपना दूध किसी भी घर में नहीं देंगी, वो जाकर किसको देंगी, अमूल को देंगी। और अमूल फिर उसकी पैकेजिंग करके वो लोगों के घर तक पहुंचाएगा। अब इससे जो दूध बेचने वाली महिलाएं थीं या पुरुष थे उनको भी अच्छा पैसा मिलने लगा और इससे भी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा सुधार आया। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो दूध उत्पादक थे उन्होंने उत्पादन व वितरण के राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? गुजरात के आणंदा शहर से। कहाँ से हुआ? गुजरात आप सभी को पता है, यहाँ पर एक शहर है आणंद शहर, यहाँ से शुरू होता है। ब्रांड क्या है? अमूल। और यहाँ पर जो व्यक्ति है जिसने इस कार्यक्रम को चलाया उसका नाम है वर्गीस कुरियन, और इसको ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप क्या लिख सकते हैं? वर्गीस कुरियन। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? कुछ पूछना बताना। अब देखिए इससे क्या हो रहा है कि भारत की जो इकॉनमी है वो और ज़्यादा डेवलप हो रही है और ज़्यादा विकसित हो रही है। यहाँ तक कोई डाउट? तो अभी तक हमने देखा हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, इसके अलावा भी भारत के विकास में कई और क्रांतियाँ हैं जिसकी वजह से भारत की इकॉनमी या अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिली है। उनमें से एक और क्रांति है पीली क्रांति। कौन सी क्रांति है? पीली क्रांति। अब देखिए पीली क्रांति का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम रंग की बात ही कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या देखा था? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, और उसके बाद क्या आ गई? पीली क्रांति। तो इसका क्या उद्देश्य था? तिलहन उत्पादन बढ़ाना। पीली क्रांति का क्या उद्देश्य था? तिलहन उत्पाद को बढ़ाना। इसके अलावा एक और क्रांति हुई जिसे कहा गया नीली क्रांति। क्या कहा गया? नीली क्रांति। देखिए एक कलर से ही चल रहा है। नीली क्रांति की अगर मैं बात करूं तो नीली क्रांति का उत्पादन क्या था? मत्स्य यानी कि मछली उत्पाद को बढ़ाना। क्या था? मछली उत्पाद को बढ़ाना। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग की चर्चा करेंगे जो कि आपके सिलेबस में न्यूली इंक्लूडेड है। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।